हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, आपको याद रखना है, संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों, अगले प्रश्न की पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंशा अल्लाह खां। दोस्तों, आपको प्रेमचंद जी की गोदान, गबन और ईदगाह रचनाएं याद रखना है, ये बहुत पूछी जाती हैं। बात करें दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की, तो दोस्तों आपको इनकी कामायनी और चित्राधार बहुत पूछी जाती हैं, ये रचना याद रखनी है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में देख सकते हैं, पूछा गया है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसकी वर्तनी को याद रखिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कवित्री। दोस्तों, आप इसकी वर्तनी को ध्यान से देख लीजिए, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संख्या। ठीक है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ होता है संख्या, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो वचन का अर्थ होता है संख्या। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में देख सकते हैं, पूछा गया है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, तिकोना, लाल या फिर थोड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोड़ा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। दोस्तों, बात करें विशेषण की, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में देख सकते हैं, पूछा गया है, फा का उच्चारण स्थान है, कंठ है, ओष्ठ है, तालव्य या फिर मूर्धन्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओष्ठ है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, और दोस्तों पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। तो दोस्तों फा पा वर्ग का वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम और ऐसी वीडियो बनाएं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में देख सकते हैं, पूछा गया है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धातु। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यथासंभव, यथासाध्य, असंभव या यथाक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यथासंभव। ठीक है, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है यथासंभव, और दोस्तों जो संभव ना हो उसके लिए होता है असंभव, और दोस्तों क्रम के अनुसार होता है यथाक्रम। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है, वर्ण लिपि, चित्रलिपि, अक्षर लिपि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रलिपि। लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों का वर्ग का दूसरा वर्ण है खा, और दोस्तों ये महाप्राण होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, अंग और अहा वर्ण कहलाते हैं, अयोगवह, ऊष्म, स्पर्श व्यंजन या फिर स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोगवह। ठीक है, अंग और अहा वर्ण कहलाते हैं अयोगवह। दोस्तों ऊष्म व्यंजन की बात करें तो तीनों प्रकार के सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं, और दोस्तों बात करें स्पर्श व्यंजन की तो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर प्रणाली। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ समझाने के लिए आप बार बार बच्चों से प्रश्न करेंगे तो उसमें सक्रियता बनी रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13,
पूछा गया है बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। संकोच, झिझक, शर्मीला होना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता होगा बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में संकोच, झिझक, शर्मीला होना, ये तीनों ही बाधक हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है जागृत शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 14 का सुषुप्त। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर, आदि का मतलब होता है प्रारंभ से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है, वो कहलाता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ से निकलकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनाम। ठीक है, बात करें दोस्तों विशेषण की, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। बात करें दोस्तों क्रिया की, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो क्रिया कहलाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में देख सकते हैं पूछा गया है काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, या फिर ऑप्शन सी ए तथा बी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काव्य को दो भागों में बांटा जाता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए तथा बी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति। ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग हो जाएगा प्रति। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में देख सकते हैं पूछा गया है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतयस्थ नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा अंतयस्थ ध्वनि होती हैं या, रा, ला और दोस्तों ये वाला होता है बा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप याद रखेंगे ये आपके चार होते हैं अंतयस्थ व्यंजन। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में देख सकते हैं पूछा गया है जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाचाल। ठीक है, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द होता है सुवक्ता। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय। ठीक है, महान कवि यानी कि महाकवि। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, या फिर रेखा के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य के अंत में, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में देख सकते हैं पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके तीनों प्रकार के सा और हा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ऊष्म व्यंजन है, ये भी ऊष्म व्यंजन है, और दोस्तों ये भी ऊष्म व्यंजन है और हा। ठीक है, ये चार आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है स्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। ठीक है, त्रा, ज्ञा और सिरा और छा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कैसे बनते हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा हलंत सा प्लस हलंत रा प्लस आ। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मुद्रा शब्द का अर्थ होता है अंगूठी, रुपया, आकृति, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। ठीक है, गद्य की महत्वपूर्ण विधा है कहानी। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धीरे धीरे। जैसे कि उदाहरण कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो चलना क्रिया हो जाएगी और धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राण। ठीक है, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बात करें
अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 29, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है संप्रदान, करण, अपादान या संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी में कारक 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5 या 1? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये 30 प्रश्न हो गए। ये 30 प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे दोस्तों। आपके एग्जाम में इन 30 प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक।